प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो लेसन चल रहा है वो जुडिशरी चल रहा है। कल हमने उसके बारे में आपको बताया कि मीनिंग ऑफ जुडिशरी क्या होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है और कंपोजिशन ऑफ जुडिशरी। ये सारे जो टॉपिक्स थे वो कल हमने आपको समझाए थे। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और है, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, वो बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो सबसे पहले एक कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज जज, एक कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक व्यक्ति के अंदर निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले जो योग्यता, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। निश्चित तौर पर उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, ही मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 5 years। उसको निश्चित तौर पर क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय होता है उसके अंदर 10 वर्ष के लिए वो जज रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो। ध्यान दीजिए, ही मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 5 years, फॉर 5 years। वह 5 वर्ष के लिए किसी भी उच्च न्यायालय का जज बन चुका हो, 5 वर्ष तक वो उच्च न्यायालय का जज रह चुका हो, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। He must have been an advocate of one or more high courts for 10 years। या तो 5 वर्ष के लिए जज रहा हो, या एक कोर्ट में, या ये एक से अधिक कोर्ट में या न्यायालय में वो 10 वर्ष तक एक अधिवक्ता, एक एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो। फोर्थ क्वालिफिकेशन, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति की नजर में ही इज ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, वो एक अच्छा अधिवक्ता, एक अच्छा न्यायकर्ता हो, अधिवक्ता हो। राष्ट्रपति की नजर में वो होना चाहिए कि वो अच्छी तरह से न्याय कर सकता है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष के लिए कम से कम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या फिर एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्षों तक वो एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो, और राष्ट्रपति की नज़र में वो एक अच्छा डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफाई कर सकता है। वो उसके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए। ये सारी योग्यता यदि उसके अंदर है तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन 4 फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्या क्या कार्य, वो क्या क्या फंक्शन करता है, क्या क्या उसके पास वो कौन कौन से कार्य करता है। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट किसका डिसाइड करता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है, यदि उसमें कोई डिस्प्यूट्स हुआ है, मतभेद है, या उसके अंदर कोई विवाद है, तो उसको डिसाइड करता है, उसका सॉल्यूशन करता है, उसका हल करता है। तो द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई मामला है, डिस्प्यूट्स है, तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज एडवाइजरी फंक्शन। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे काम भी है जो सलाहकारी है, जो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा कोर्ट है, इससे ऊपर किसी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट लास्ट स्टेज होता है किसी भी सुनवाई के लिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिडिक्शंस।
अब सुप्रीम कोर्ट के पास उसके ओरिजिनल और एकुलेट मतलब कुछ उसके मूल अधिकार भी होते हैं, एकाधिकार भी होते हैं, प्राथमिक अधिकार भी होते हैं, कुछ उसके अपीलीय अधिकार भी है। उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एडवाइजरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के पास सलाहकारी पावर क्या है? तो आर्टिकल 143 provides that if any time it appears to the president that a question of law fact has arisen or is likely to arise which of the public importance, यदि राष्ट्रपति को लगता है, आर्टिकल 143 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि प्रेसिडेंट को यदि लगता है कि कानून के अंदर कोई खामी है या कोई लोकहित के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन उठा है जो लोकहित का क्वेश्चन है, लोगों की भलाई के लिए है, तो ही में रिफर द क्वेश्चन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है या उससे सलाह ले सकता है। आर्टिकल 143 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई संवैधानिक कोई प्रश्न है जो कि लोगों के हित में है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, और यदि उसमें कोई खामी उस क्वेश्चन के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के कानून में कोई खामी है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करता है प्रेसिडेंट? सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न कर सकता है। एंड विच इज ऑफ द पब्लिक इंपोर्टेंस ही में रिफर द क्वेश्चन टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो क्वेश्चन रख सकता है फॉर कंसिडरेशन, उसको कंसिडरेशन करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए। एंड ओपिनियन, द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देता है राष्ट्रपति उससे बाधित नहीं होता, उसमें बंधा हुआ नहीं है, राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो सलाह दी है उसको माने या ना माने, उस पर कोई वो बाइंडिंग नहीं है, वो बंधा हुआ नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है, स्टेट द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के प्राथमिक क्षेत्र अधिकार क्या है, उसके मूल अधिकार क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो क्या है, प्रारंभिक जो क्षेत्र अधिकार है उसका क्या होता है। तो केसेस रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर्स, मतलब वो केसेस जो निम्न मैटर्स के निम्न मामले हैं, आर ब्रॉट डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो केसेस रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर, ये जो मैटर्स दिए गए इनसे, इन मामलों से संबंधित जितने भी केसेस है, विवाद है, उनको हम प्रत्यक्ष तौर पर सीधे के सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और ऐसे केसेस जिसको हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं वो उसके ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में आते हैं, उसके मूल अधिकार क्षेत्र में आते हैं या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। वे मैटर्स कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से मैटर्स हैं जिनको हम डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से सीधे ही सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं, वो उनके ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के अंदर आते हैं। जैसे डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन एंड वन और मोर स्टेट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर्स और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट। इसमें आप देखेंगे, देखो विवाद किन किन के बीच में, यूनियन एंड वन और मोर स्टेट, केंद्र सरकार या एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद है। कौन से डिस्प्यूट्स? बिटवीन द यूनियन एंड वन और मोर स्टेट, केंद्र सरकार या एक राज्य, केंद्र सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद है, रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर, किससे संबंधित? डिवीजन ऑफ पावर और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट, यदि कोई संवैधानिक डिस्प्यूट है या फिर पावर का डिवीजन, शक्ति का जो विभाजन है उससे रिलेटेड यदि कोई विवाद है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, एक राज्य सरकार, केंद्र सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच में शक्ति से संबंधित, पावर के डिवीजन से संबंधित यदि कोई विवाद है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सेकंड, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, यदि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट्स है, तो ऐसे विवादों को भी हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही उसको देखता है। नेक्स्ट, केसेस रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स, यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, एनक्रोचमेंट हुआ है,
तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पढ़ाया था, चाहे वो राइट टू इक्विटी है, चाहे राइट टू फ्रीडम है, चाहे वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, चाहे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो तो उसका इम्पोर्टेंस राइट्स है। तो ये जो जितने भी राइट्स है, यदि किसी तरह से कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उनका शोषण हो रहा है या वॉयलेशन हो रहा है, यदि किसी को मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को प्राप्त करने के लिए। केस इन्वॉल्विंग ए पॉइंट ऑफ लॉ, यदि संवैधानिक कोई प्रश्न है, कोई ऐसा विवाद है जिसके अंदर संविधान के अंदर कोई ना कोई कानून के अंदर कोई खामी है, तो संविधान की व्याख्या करने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में इंटरप्रेट करने का काम भी किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। यदि इस तरह का कोई मामला है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अभी मैंने जैसे बताया कि वे मैटर्स जो इनसे रिलेटेड है, ये सारे के सारे मैटर्स को हम डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, तो ये उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। पहले हमने आपको सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन के बारे में बताया था, आज हम आपको कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं। उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होता है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ए हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि हर राज्य के लिए एक अलग से उच्च न्यायालय होगा, लेकिन however parliament by law can provide a common high court for 2 or more state। लेकिन संसद के द्वारा कानून बनाया गया है कि 2 या 2 से अधिक स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। तो पार्लियामेंट में संसद में कानून बनाकर ये डिसीजन लिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। वैसे संविधान में व्यवस्था की गई है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट ने कानून बनाकर ये व्यवस्था की है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन, एक सामान्य उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का कॉमन एक न्यायालय, इसी तरह से मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, जो 7 सिस्टर्स के नाम से हम जानते हैं, उनका एक कॉमन हाई कोर्ट होता है। तो इस तरह से हर एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। तो ईच हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस। अब देखिए एक हाई कोर्ट में क्या होता है। एक हाई कोर्ट में के अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है एंड सच अदर जजेस, और दूसरे अन्य जजेस भी होते हैं। एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिनको प्रेसिडेंट समय समय पर समय के अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के अंदर। अब इसमें देखिए, डीम इट नेसेसरी टू अपॉइंट, यदि ये प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है कि कौन से उच्च न्यायालय के अंदर कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता है, वो प्रेसिडेंट इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां उच्च न्यायालय की अपॉइंट करता है। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ जजेस इन द स्टेट हाई कोर्ट इज नाइदर यूनिफॉर्म और नॉट फिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट के अंदर जजेस की जो संख्या है वो कभी एक समान नहीं होती और कभी फिक्स नहीं होती। हमारे देश का राष्ट्रपति किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जो अदर जजेस होते हैं उसको संख्या को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ये कभी भी फिक्स नहीं होती है। और हमारे देश का राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीशों की भी व्यवस्था कर सकता है। जब चीफ जस्टिस काम नहीं कर रहा हो स्टेट के अंदर, तो उसके स्थान पर कोई दूसरे जज को भी अपॉइंट कर सकता है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट हैज बीन लेफ्ट टू द विल ऑफ द प्रेसिडेंट। एक उच्च न्यायालय के अंदर कितने जजेस होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है, वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। वो राष्ट्रपति की विल होती है कि कौन से उच्च न्यायालय के अंदर कितने जजेस होंगे, ये किस पर डिपेंड करता है? विल ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो आज हमने आपको बताया जुडिशरी के अंदर कि कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट क्या होता है, और ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपीलेट जो क्षेत्राधिकार है,
सुप्रीम कोर्ट का वो क्या होता है, उसके बारे में हमने आपको बताया। ये क्वेश्चन आपने अपने फेयर नोट में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बस सेंड करें। थैंक यू।